हाँ जी, चलिए अक्षांशों पर एक बेसिक चर्चा, उसका सारा अर्थ और उससे जुड़े सारे तथ्य जानने के बाद हम कुछ जरूरी अक्षांशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम कुछ 3 से 4 अक्षांश रखेंगे, जैसे एक 0 डिग्री हो गया, एक 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हो गया, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हो गया, और बस यही करने हैं फिलहाल। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कैसे निर्धारण हुआ इसका 0 डिग्री अक्षांश का, वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो पृथ्वी है उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होती है, उसको कहते हैं अक्ष। अब इस अक्ष का एक मध्य बिंदु लीजिए, उससे होकर एक रेखा खींच दीजिए, यही हो जाएगा आपका 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश जो वृत्त बनाता है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त होती है, तो जो 0 डिग्री वाला जो वृत्त होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसको वृहत वृत्त अथवा महान वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि वो सभी अक्षांशों में सबसे बड़ा होता है। और ये 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। जो इसके उत्तर का भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो इस 0 डिग्री के दक्षिण का भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको इस चित्र में दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ ये जो चित्र है ये 4 गोलार्धों के लिए है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। जब आप देशांतर पढ़ेंगे ना तो वो भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटेगा, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ तो हमें सिर्फ 2 गोलार्धों की बात करनी है। ये रही 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और ये रहा उत्तरी गोलार्ध पूरा, और ये रहा दक्षिणी गोलार्ध पूरा। ठीक, इस चित्र को आप अच्छे से देख लेंगे ताकि आपकी जो चित्र मेमोरी है वो बनी रहे और अच्छे से आपको याद हो। देखिए, तो 0 डिग्री के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? तो अब इसकी थोड़ी सी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। क्या विशेषताएं? देखिए क्या है इसकी विशेषताएं। इसकी सबसे पहली विशेषता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश और उसके आसपास का एरिया होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लंबवत चमकती हैं। लंबवत से क्या मतलब है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। मान लीजिए ये 0 डिग्री है तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट ऐसे हिट करती हैं, ना ऐसे करती हैं ना ऐसे, डायरेक्ट ऐसे हिट करती है सीधी 90 डिग्री पर, ये ऐसे। अच्छा, इससे क्या होता है फिर? इससे होता ये है कि जहाँ भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा, इसलिए विषुवत वृत्त पर भी तापमान ज़्यादा रहता है। और जहाँ तापमान ज़्यादा रहता है और तो वहाँ पर जो दैनिक और वार्षिक तापांतर है वो कम होता है। तो वैसा ही विषुवत वृत्त पर होता है। विषुवत वृत्त पर पूरा का पूरा पूरे पृथ्वी पर सबसे कम दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर दोनों जो कहीं होते हैं तो वो सिर्फ 0 डिग्री पर होते हैं। यानी कि यहाँ के रात और दिन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता तापमान का, यानी दिन का तापमान भी उतना ही होता है और रात का तापमान भी लगभग 1-2 डिग्री ही गिरता है, बाकी इतना ही रहता है। और वैसे ही पूरे वर्ष सर्दियों में भी लगभग उतना ही तापमान, गर्मियों में भी लगभग उतना ही तापमान। इसलिए कहा जाता है कि जो विषुवत वृत्त वाला एरिया है वहाँ पर शीत ऋतु का प्राय अभाव पाया जाता है। मैं जो आपको बता रहा था कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कैसे पड़ती हैं, तो जैसे ये 0 डिग्री वाला एरिया है ना, ये है ऊपर का एरिया, बढ़ते हुए अक्षांश, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो सूर्य की किरणें यहाँ तो सीधी पड़ती हैं इस तरह से, और ये इतने क्षेत्र को हीट प्रदान करती हैं। ठीक, हीट प्रदान करके ये इतने क्षेत्र को ही गर्म करती है, उसका तापमान बढ़ाती है। अब चूंकि यहाँ पर जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा संकेंद्रित होती हैं, एक जगह पर फोकस्ड बहुत ज़्यादा होती हैं,
तो यहाँ बाकी अक्षांशों के मुकाबले लगभग 2.5 गुना एनर्जी मिलती है। सामान्यतः ध्रुवों के मुकाबले 2.5 गुना एनर्जी मिलती है, तापमान 2.5 गुना ज्यादा मिलता है। जैसे आप इधर जाएंगे तो ये तो किरण है ना, ये देखिए ये ऐसे तिरछी हो जाती है, तिरछी, और तिरछी होने की वजह से वो किरण ज्यादा क्षेत्र में फैल जाती है, यानी कि जो वो प्रकीर्णित हो जाती है। अब क्या करेगी, वो कम क्षेत्र को तापमान, ज्यादा क्षेत्र को तापमान प्रदान करेगी, तो उसका तापमान वृद्धि कम होगी। और ध्रुवों पर तो ये एकदम लोटपोट हो जाती है, और ध्रुवों पर पहुंच तो शायद पहुंचती ही नहीं है। यहीं आकर, क्योंकि ऐसी आकृति होती है ना पृथ्वी की, ऐसी, तो यहीं तक आकर रह जाती है। ध्रुव तो ठंडे ही पड़े रह जाते हैं और बर्फ ही जमी रहती है, लेकिन फिर भी प्रकाश तो पहुंचता है। ठीक है, तो ये समझाना चाह रहा था मैं कि किरणें जो लंबवत चमकती हैं तो वो कैसे, उसका क्या मतलब होता है। एक फैक्ट याद रख लीजिए कि यहाँ सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है, मतलब एकदम ऊपर। यानी कि जैसे ये 0 डिग्री है ये, तो इसके एकदम ऊपर, यानी कि यहाँ इसके आसमान में देखिए एकदम सर के ऊपर सूर्य 2 बार लंबवत रहेगा। अदरवाइज पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ 2 बार लंबवत पड़ता हो। सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश ऐसा है जहाँ पर सूर्य वर्ष में, एक ही वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ता है। और ये अभी जब हम ऋतु पढ़ाएंगे इससे आगे, अक्षांश कवर करने के बाद, तो वहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर का आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत वृत्त पर एकदम लंबवत होता है, एकदम सिर के ऊपर होता है। तीसरा बिंदु 0 डिग्री के बारे में, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। किसका मान? गुरुत्वाकर्षण का मान। क्यों कम होता है? क्योंकि जो पृथ्वी का केंद्र होता है, जैसे मैं बताता हूँ अभी, जैसे ये जो पृथ्वी का केंद्र है, ये यहाँ अंदर की तरफ, ये तो ये विषुवत रेखा की दूरी हो गई केंद्र से, और ये ध्रुव के बीच की दूरी हो गई केंद्र से। तो यहाँ देखने में नहीं लग रहा, लेकिन ये जो R1 होती है ना विषुवत रेखा वाली, RE यानी R इक्वेटर, R पोल्स यानी पोल्स पर रेडियस, ये ज्यादा होती है, ये वाली ज्यादा होती है और ध्रुवों वाली कम होती है। अब चूंकि ये दूरी ज्यादा होती है, तो जो न्यूटन का नियम है गुरुत्वाकर्षण बल का, F = G × M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये बताता है किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को। क्योंकि ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r होता है। तो जब दूरी बढ़ेगी तो बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर चूंकि विषुवत रेखा की ध्रुव से दूरी अधिक होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ कम होता है, और ध्रुवों पर इसका उल्टा होता है। ध्रुवों की बात कर रहा हूँ, पोल्स पर, चूंकि उन केंद्र से लेकर ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है, इसलिए वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो, तो हम विश्व ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम ये जानेंगे कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये किस किस देश से होकर जाता है। वैसे ही जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम वहाँ ये जानेंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर जाता है। तो वो पढ़ेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी में, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि ये किस किस देश से होकर जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, और उन महाद्वीपों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, 0 डिग्री की बात चल रही है। दूसरा अफ्रीका सॉरी, तीसरा एशिया। अब दक्षिण अमेरिका में ये 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 3 देश हैं? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इसी भी कर लो, ज़्यादा ट्रिक बनानी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ट्रिक बना लेते हैं,
वो ठीक है, बट ज़्यादा नहीं बनानी है। तो दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से गुजरती है। अफ्रीका में ज़्यादा देशों से गुजरती है। जैसे एक है गबन, अरे पैसे का गबन नहीं भी, देश है, देश का नाम है गबन। दूसरा देश है कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो गणराज्य। और तीसरा देश है डीआरसी, डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। एक है कॉन्गो गणराज्य और एक है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा है युगांडा, पांचवा केन्या, छठा सोमालिया। अफ्रीका से जब ये गुजर रही होती है तो कॉन्गो गणराज्य में, कॉन्गो गणराज्य में एक कॉन्गो नदी होती है जो इसे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, जैसे नदी तो भैया अपने सीधे मार्ग में चलती है, अब ये किसी एक रेखा को 2 बार कैसे काट सकती है? तो ये ऐसे काट सकती है कि जैसे ये, अरे भाई, जैसे ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, तो जो कॉन्गो नदी है ना वो पहले तो ऐसे जाती है और फिर वो ऐसे आ जाती है लौट कर, इसलिए ये 2 बार काट पाती है। अदरवाइज मुश्किल होता है किसी भी एक नदी के लिए एक ही अक्षांश को 2 बार काटना। ठीक, तो आगे बढ़े। एशिया महाद्वीप में किस किस देशों से जाती है? ये 0 डिग्री, एक तो भारत देश है, सही बोला मैंने? अरे पागलो, भारत से 0 डिग्री नहीं जाती है, समझे? हमारे देश की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर, समझे? और जो अंडमान निकोबार का अंतिम पॉइंट है वो भी 6 डिग्री पर है, यानी 0 डिग्री से तो हम बहुत दूर है। ठीक है, तो 0 डिग्री नहीं गुजरती है। एशिया महाद्वीप में ये मालदीव से जाती है, इंडोनेशिया से जाती है और किरीबाती नाम के देश से जाती है। ये मालदीप नहीं है, ये मालदीव है। वह आएगी यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा? वह, ऐसे करके वह। क्लियर है? अब जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं, मैं कोशिश करता हूँ इन्हें मैप के द्वारा आपको रटवाने की। देखिए, ये भैया वर्ल्ड मैप, जो पहली बार देख रहा है उसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये पूरा वर्ल्ड मैप है। 71% भाग पर पानी, और कितना बच गया? 28, 29%, लगभग 71 पॉइंट समथिंग और ये 28 पॉइंट समथिंग है। तो 28% भाग पर भूमि। उस भूमि में अब आपको ये देखना है कि किस किस भूमि से होकर 0 डिग्री गुजरती है। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। देख लेना भैया जो पहली बार है। ये है अफ्रीका महाद्वीप इतना, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इतना, और ये है पूरा यूरोप इतना, ऐसे काट दीजिए यहाँ से। ये है इधर का यूरोप, और ये पूरा बच गया अपना एशिया, जिसमें अपना देश भी शामिल है। तो ये हो गए महाद्वीप। कितने हो गए? 2 2 4 2 6, कितने हुए? 6 महाद्वीप। एक और महाद्वीप रह गया, कौन सा? नीचे एक ध्रुव पर, अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप है ना। चलिए, अंटार्कटिका को बाद में देख लेंगे, अभी 0 डिग्री पर आते हैं। विषुवत रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है? तो पहले आपको शुरू करना है दक्षिण अमेरिका से, ठीक है, दक्षिण अमेरिका से। पहला देश है इक्वाडोर। सबसे पहले किसको काटती है? इधर से इक्वाडोर को, ये रहा छोटा सा इक्वाडोर। फिर पकड़ती है ये कोलंबिया को, ये रहा भैया कोलंबिया। फिर ये गुजरती है ब्राजील से। किससे? ब्राजील से। तो ये हमें दक्षिण अमेरिका में कहाँ कहाँ से? ईसीबी से, दक्षिण अमेरिका में ईसीबी से। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप में जो 0 डिग्री है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो एक तो गुजरती है गबन से, लेकिन यहाँ पर देखना, ये साओ टोमे एंड प्रिंसिप नाम की एक जगह है, जो कि कोई देश नहीं है, ये एक द्वीप है। मतलब किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है ये, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है ये, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है। ये वहां से भी होकर गुजरती है, जो कि मैं वहां पर नहीं लिख पाया था। तो पहले ये साओ टोमे एंड प्रिंसिप नाम के द्वीप से गुजरेगी, फिर गबन नाम के द्वीप से देश से गुजरेगी। गबन के बाद किससे? नहीं, गबन बाद में। यार यहाँ बड़ा गलत सलत लिख रखा है इसने।
नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। देखो, पहले पड़ेगा कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कॉन्गो गणराज्य। फिर पड़ेगा ये गबन बीच में ये गबन ही हो रहा है। फिर पड़ेगा डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर पड़ेगा युगांडा। फिर पड़ेगा ये केन्या। और उसके बाद सोमालिया। अब उसके बाद ये आगे बढ़ेगी तो ये यहाँ हिंद महासागर में मालदीव, ये पूरा हिंद महासागर है। और ये यहाँ पर पूरा इंडोनेशिया से होकर जाती है। और फिर ये प्रशांत महासागर में किरीबाती नाम के द्वीप या देश को कट करती है। ये यहाँ पर मैंने एक और मैप दे दिया है जिसमें 0 डिग्री को काटते हुए ये जा रही है। इससे भी आप देख सकते हैं। तो आप इनको नज़र में रखेंगे, मैप के द्वारा रख लीजिए चाहे नाम के द्वारा रख लीजिए। इस तरह 0 डिग्री को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसी में एक और कर लेते हैं या फिर इतना ही रहने दें? चलो 0 डिग्री को यहीं रहने देते हैं क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ाना पड़ा है ना, इसलिए एक छोटा सा ही सेशन रखते हैं। चलिए अच्छे से पढ़िएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए।